जिस पति को दारोगा पत्नी ने सरेआम चौराहे पर गाड़ी से बांधकर जलील किया। ठीक 5 साल बाद वही पति उसी जिले का डीएसपी बनकर लौटा तो पासा पलट गया। कर्मा का ऐसा खौफनाक इंतकाम जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गर्मियों की वो दोपहर आज भी बनारस की उन तंग गलियों में याद की जाती है, जहां एक अदद सरकारी नौकरी की चाहत में हजारों युवा अपनी आंखें और जवानी दोनों खपा देते हैं। इसी शहर के एक नामी सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 4 में राघव बैठता था। राघव साधारण कदकाठी, आंखों में गजब का ठहराव और चेहरे पर एक अजीब सी शराफत। उसके पिता की शहर के मुख्य बाजार में एक छोटी सी दवा की दुकान थी। परिवार न बहुत अमीर था न बहुत गरीब, बस अपनी साख और इज्जत के दम पर मुस्कुराता हुआ एक सुखी परिवार था। उसी क्लास की दूसरी रो में बैठती थी अंजलि। अंजलि के तेवर और उसकी आंखों की चमक बताती थी कि वो यहां सिर्फ पढ़ने नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से हर हाल में छीनकर अपना हक लेने आई है। दोनों की मुलाकात नोट्स की अदला बदली से शुरू हुई, जो धीरे धीरे रोज शाम को गंगा घाट की सीढ़ियों पर लंबी बातचीत में बदल गई। राघव अंजलि की तीखी और बेबाक शख्सियत पर दिल हार बैठा था। जब अंजलि कहती, राघव मुझे जिंदगी में कुछ भी बनकर इस कंगाली से बाहर निकलना है, तो राघव मुस्कुराकर कहता, तुम बस मेहनत करो अंजलि, तुम्हारी मंजिल के रास्ते में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। प्यार परवान चढ़ा तो राघव ने बिना अपने भविष्य की परवाह किए अंजलि का हाथ थामने का फैसला कर लिया। घर में जब उसने ये बात बताई तो पिता की माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, राघव, जिस लड़की की आंखों में सिर्फ बेइंतहा महत्वाकांक्षा हो, वो कभी गृहस्थी के शांत समंदर में नहीं संभल पाएगी। लेकिन राघव जिद पर अड़ गया। माता पिता आखिर औलाद की खुशी के आगे हार गए और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राघव ने खुद को पीछे धकेल दिया। उसने पिता की दवा की दुकान संभाल ली ताकि घर में पैसों की तंगी ना हो और अंजलि का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दारोगा की परीक्षा पर रहे। अंजलि दिन रात पढ़ती और राघव सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पलकों पर रखता। जब अंजलि का रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर दारोगा के पद पर हो गया, तो राघव ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाई। उसे लगा कि अंजलि की ये कामयाबी उसके अपने त्याग की जीत है, लेकिन नियति ने पर्दे के पीछे कुछ और ही लिख रखा था। ट्रेनिंग खत्म कर अंजलि जब वापस लौटी तो उसकी वर्दी की कड़क और कंधे पर चमचमाते स्टार्स ने उसके अंदर की अंजलि को पूरी तरह बदल दिया था। उसे उसी जिले में पोस्टिंग मिली। ज्वाइनिंग के महज 10 दिनों के भीतर उसने राघव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। राघव, मैं एक दारोगा हूं। मैं बाजार की इस तंग गली के पुराने मकान में तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। मेरी अपनी एक सोशल लाइफ है, लोग मुझसे मिलने आते हैं। हमें शहर के पॉश इलाके में अलग फ्लैट लेना होगा। राघव ने समझाने की कोशिश की, अंजलि, बाबूजी बूढ़े हो रहे हैं, दुकान भी अब वैसी नहीं चलती। इस वक्त अलग घर का खर्च की बात मत करो राघव, तुम्हारे इस घर में रहकर मेरा दम घुटता है। अंजलि की आवाज में जो तलखी थी उसने राघव के कलेजे को चीर दिया। माता पिता ने जब अपनी बहू के तेवर देखे तो उन्होंने खुद राघव से कहा, बेटा, हमारी फिक्र मत कर, तू उसके साथ चला जा। उसका पद बड़ा है, समाज में उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए। राघव भारी मन से अंजलि के साथ एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। लेकिन यह सिर्फ मकान का बदलना नहीं था, यह राघव की जिंदगी के नर्क की शुरुआत थी। अंजलि की पढ़ाई और उसकी कोचिंग के दौर में राघव ने दुकान की जमापूंजी और यहां तक कि बाजार से लिया हुआ कर्ज भी लगा दिया था। नतीजा यह हुआ कि दवा की दुकान की रोटेशन टूट गई। दुकान में नई दवाइयां लाने के पैसे नहीं बचे थे और ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। एक रात जब अंजलि अपनी ड्यूटी से लौटकर सोफे पर बैठी थी, राघव बहुत हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। उसने चाय का कप अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए बेहद शालीनता से कहा, अंजलि, दुकान की हालत बहुत खराब है।
अगर इस वक्त 4-5 लाख रुपए का बैकअप नहीं मिला तो बाबूजी की सालों की बनाई दुकान बंद हो जाएगी। क्या तुम अपनी सैलरी या कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम। राघव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंजलि ने चाय का कप टेबल पर दे मारा। उसकी आंखों में अजीब सी हिकारत थी। वो उठकर खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, पैसा चाहिए तुम्हें? मैंने या मेरे बाप ने तुम्हारे परिवार का कर्ज खा रखा है क्या? तुम्हारी औकात क्या है राघव? एक अदना से दुकानदार। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मेरी कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हो। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी इस मरे हुए बिजनेस में। राघव सन्न रह गया। वह चुपचाप अपनी हथेलियां भींच कर रह गया। इसके बाद तो जैसे अंजलि को राघव को नीचा दिखाने का लाइसेंस मिल गया था। वो हर छोटी चीज पर उसे अपनी हैसियत याद दिलाती। कभी सुबह सब्जी लाने के लिए कहती और जब राघव पैसे मांगता तो तंज कसती, एक सब्जी लाने के जितने पैसे भी नहीं कमा सकते। मर्द हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीवी के टुकड़ों पर पल रहे हो। कभी दूध वाले के सामने तो कभी घर आए सिपाहियों के सामने वो राघव को एक नौकर की तरह ट्रीट करती। राघव सब कुछ पी जाता। वो सोचता कि शायद अंजलि काम के तनाव में है। शायद एक दिन वो पुरानी अंजलि लौट आएगी जो गंगा घाट पर उसका हाथ पकड़कर रोई थी। लेकिन राघव मासूम था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अंजलि के दिमाग में एक खौफनाक और जहरीला जाल बुना जा चुका था। अंजलि को अब राघव से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि समाज और पुलिस महकमे के बड़े अफसरों के बीच उसे एक मामूली दुकानदार का पति होना अपनी तौहीन लगता था। लेकिन वो बिना किसी ठोस वजह के तलाक नहीं ले सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर समाज और कानून उसकी खुद की छवि को गिरा देता। उसे राघव को एक ऐसे जाल में फंसाना था जहां से वो कभी सिर न उठा सके। एक शाम अंजलि का व्यवहार अचानक बहुत बदला हुआ था। उसने बेहद प्यार से राघव से कहा, राघव, मैं जानती हूं तुम दुकान को लेकर परेशान हो। मेरे एक जानने वाले हैं, मिश्रा जी। वो बाजार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। मैंने उनसे बात की है। वो तुम्हारी दुकान में पैसा लगाने को तैयार है। तुम कल सुबह ठीक 7 बजे उनके बताए पते पर चले जाना। वो तुम्हें कैश दे देंगे। राघव की आंखों में उम्मीद की एक चमक कौंध गई। उसे लगा कि शायद अंजलि का दिल पिघल गया है। वो रात भर सो नहीं सका, सिर्फ इसी उधेड़बुन में कि दुकान फिर से चालू हो जाएगी तो वो अंजलि के सारे ताने चुकता कर देगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बनारस की सड़कों पर पड़ रही थी, राघव नए कपड़े पहनकर अंजलि के बताए पते पर पहुंचा। वह एक सुनसान इलाके में स्थित एक आलीशान दफ्तर था। राघव ने बाहर जाकर गेट खटखटाया। अंदर एक आदमी बैठा था, जिसने मुस्कुराकर राघव का स्वागत किया। आइए राघव जी, बैठिए। मिश्रा जी ने आपके बारे में सब बताया था। मैं जरा अंदर अलमारी से कैश लेकर आता हूं। आप 2 मिनट बैठिए। वो आदमी ये कहकर अंदर के कमरे में चला गया। राघव सोफे पर बैठा ही था कि अचानक बाहर एक तेज सायरन की आवाज गूंजी। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, धड़धड़ाते हुए पुलिस की एक गाड़ी रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कोई और नहीं बल्कि खुद अंजलि उतरी। उसके पीछे 4-5 सिपाही थे। अंजलि ने दफ्तर के अंदर कदम रखा। राघव उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। अंजलि, तुम यहां इस वक्त? अंजलि के चेहरे पर कोई शालीनता नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक, संशयात्मक और सोची समझी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में पकड़े दारोगा वाले डंडे से सीधे राघव के सीने पर प्रहार किया। राघव लड़खड़ाकर सोफे पर गिरा। चुप रहो, तमीज से नाम लो मेरा। कोर्ट का वारंट है तुम्हारे नाम पर। इस दफ्तर से 5 लाख की चोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अंजलि की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। चोरी? अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ही तो मुझे यहां भेजा था। राघव का गला सूख गया। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने भेजा था? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सिपाही, बांधो इस चोर को, अंजलि ने चिल्लाकर हुक्म दिया। सिपाहियों ने बिना कोई रहम खाए राघव के दोनों हाथों को पीछे मुड़ा
और एक मोटी जूट की रस्सी से उसे बुरी तरह जकड़ दिया। राघव गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन अंजलि के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वह बेहद क्रूरता से मुस्कुरा रही थी। सिपाही राघव को घसीटते हुए बाहर लाए। गाड़ी के अंदर बैठाने के बजाय अंजलि के इशारे पर सिपाहियों ने राघव को पुलिस की जीप के आगे लगे लोहे के बम्पर से मोटे रस्सों से जबरदस्ती बांध दिया। मैडम, बाजार का रास्ता है, भीड़ होगी, एक बूढ़े सिपाही ने धीरे से कहा। मुझे मत सिखाओ। इस चोर का जुलूस पूरे शहर के सामने निकलना चाहिए ताकि इसे अपनी औकात याद रहे, अंजलि ने दहाड़ते हुए कहा और अपने डंडे से राघव की तरफ इशारा करते हुए जोर से बोली, चलो गाड़ी बढ़ाओ। जीप धीरे धीरे शहर के सबसे व्यस्त चौराहे की तरफ बढ़ने लगी। दिन के 10 बज चुके थे। वह शहर का मुख्य चौरस्ता था, जहां चारों तरफ से ट्रैफिक थमा हुआ था। दुकानों के शटर उठ चुके थे। सागर मेडिकल स्टोर और राजू मोबाइल सेंटर के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लोग अपनी गाड़ियों, बाइकों और स्कूटी पर ब्रेक लगाकर खड़े हो गए। कॉलेज जाने वाली लड़कियां, सब्जी वाले, आम राहगीर, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चौरस्ते के बीचों बीच पुलिस की वो सफेद जीप खड़ी थी। जीप के आगे बम्पर से बंधा हुआ था 25 से 30 साल का वो बदनसीब राघव। उसका नीला कुर्ता धूल और आंसुओं से सन चुका था। उसका सिर शर्म और दर्द से झुका हुआ था। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो बस जमीन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उन हजारों लागों की नजरों का सामना कर सके जो उसे एक खूंखार मुजरिम की तरह देख रहे थे। उसके ठीक सामने खाकी वर्दी में पूरी तरह कड़क अंजलि खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी साजिश की कामयाबी साफ दिख रही थी। वो अपने हाथ के डंडे को हवा में लहराते हुए राघव की तरफ उंगली उठाकर पूरे बाजार के सामने चिल्ला रही थी, देख लो इस चोर को, शराफत का चोला ओढ़कर घूमता है, आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। बाजार में खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे, ये तो दवा वाले का लड़का है ना, चोरी की है इसने। राघव ने एक बार आंखें उठाकर अंजलि की तरफ देखा। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक बेगुनाह इंसान के मान सम्मान की वो धज्जियां थी, जिन्हें उसकी अपनी पत्नी ने पूरे शहर के चौराहे पर नीलाम कर दिया था। उस भरे चौराहे पर मिली बेइज्जती राघव के रूह को जख्मी कर चुकी थी। पुलिस की गाड़ी जब उसे घसीटते हुए थाने लाई, तो उसे सीधे लॉकअप के अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया। राघव सलाखों को पकड़कर रात भर रोता रहा, चीखता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अंजलि ने पूरे केस को इतनी सफाई से बुना था कि सारे कागजी सबूत राघव के खिलाफ थे। लगभग 3 महीने तक राघव ने जेल की हवा खाई। बाजार में उसके बूढ़े पिता की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। आखिरकार जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, तो अंजलि के बुने जाल में एक कानूनी खामी रह गई। वो फाइनेंसर मिश्रा जी, जिसे अंजलि ने गवाह बनाया था, कोर्ट की जिरह के दौरान अपने बयानों में फंस गया। जज साहब को समझ आ गया कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। ठोस और पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने राघव को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुना दिया। जेल के फाटक से बाहर निकलते ही राघव के मन में एक आस जागी। उसे लगा कि भले ही अंजलि ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन शायद कानूनी कार्रवाई के डर से उसने ऐसा किया हो। वह सीधा अंजलि के उसी फ्लैट पर पहुंचा। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने अंजलि खड़ी थी। उसकी वर्दी उतरी हुई थी और वो बेहद सामान्य कपड़ों में थी। राघव को देखते ही उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। तुम यहां क्यों आए हो? अंजलि ने ठंडे स्वर में पूछा। अंजलि, मैं बरी होकर आ गया हूं। कोर्ट ने मुझे बेगुनाह माना है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अंजलि? हमारी मोहब्बत, हमारा वो गंगा घाट का वादा, क्या सब झूठ था? राघव की आंखों से आंसू बह निकले। अंजलि ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोली, मोहब्बत, वो तो एक सीढ़ी थी राघव, जिससे मुझे इस शहर में टिकने का सहारा मिला। अब मैं एक दारोगा हूं
और तुम एक रिहा हुए चोर। भले ही कोर्ट ने तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन इस समाज की नजर में तुम हमेशा एक दागदार इंसान रहोगे। मैं एक चोर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। निकलो यहां से। ये कहकर उसने राघव के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। टूटा हुआ राघव रोते बिलखते अपने माता पिता के घर पहुंचा। बेटे की यह हालत देखकर बूढ़े माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया। राघव ने मां की गोद में सिर रखकर पूरी कहानी बयां की। अभी इस बात को हफ्ता भी नहीं बीता था कि उनके घर कोर्ट से एक नोटिस आया। वो अंजलि की तरफ से भेजा गया तलाक, डिवोर्स का कागज था। तलाक का केस कोर्ट में चलने लगा। इस दौरान राघव पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे अपने माता पिता का पेट पालने के लिए वापस अपनी दवा की छोटी दुकान पर बैठना पड़ा। बाजार के लोग अब उसे शक की निगाह से देखते थे, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता। एक दिन दोपहर का वक्त था। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। राघव ने अपने स्टाफ छोटू से कहा, छोटू, तुम जरा दुकान संभालो, मैं सामने वाली गली से चाय लेकर आता हूं। राघव जैसे ही दुकान से बाहर निकला, उसकी नजर सड़क के उस पार खड़ी एक शानदार चमचमाती कार पर पड़ी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से अंजलि उतरी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक रईस और रसूखदार दिखने वाला आदमी था। अंजलि ने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि वह बेहद आधुनिक और महंगे कपड़ों में थी। वह उस आदमी का हाथ थामे हंस-हंस कर बातें कर रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चादर से चेहरा थोड़ा छुपाया और चुपके से उनकी कार का पीछा करने लगा। दोनों शहर के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के अंदर चले गए। राघव होटल के बाहर एक कोने में बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि उस पर लगा वो झूठा इल्जाम, वो 5 लाख रुपए की चोरी का नाटक और ये तलाक का केस, इन सब का कारण कोई दुकान की तंगी नहीं थी, बल्कि ये रईस आदमी था, जिसके पैसे और रुतबे के आगे अंजलि ने अपनी आत्मा बेच दी थी। करीब 2 घंटे बाद अंजलि और वह आदमी हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकले। राघव अपनी जगह से उठा और सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अंजलि अचानक राघव को सामने देखकर चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसके साथ खड़े आदमी ने चिढ़कर पूछा, अंजलि, कौन है ये भिखारी जैसा आदमी? अंजलि ने राघव की तरफ हिकारत से देखा और ऊंची आवाज में बोली, अरे तुम इसे नहीं जानते, ये वही चोर है, मेरा होने वाला एक्स हस्बैंड। कोर्ट में केस चल रहा है इससे पीछा छुड़ाने का। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब मेरा पीछा करने लगा है। बिल्कुल निकम्मा और जाहिल इंसान है ये। वह रईस आदमी राघव पर जोर से हंसा। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह जानता था कि अंजलि इस वक्त जिले की ताकतवर दारोगा है और उसके संबंध बहुत ऊपर तक हैं। अगर उसने यहां कोई तमाशा किया तो अंजलि उसे दोबारा किसी और संगीन जुर्म में अंदर करवा देगी। वह उस शहर में राघव को जीने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार कोर्ट की तारीख आई। आपसी सहमति और अंजलि के ऊंचे रसूख के कारण तलाक को मंजूरी मिल गई। कोर्ट के गलियारे में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अंजलि के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। राघव अंजलि के करीब गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, अंजलि, तुमने मेरा बेइंतहा प्यार देखा है ना, अब तुम मेरा बदला देखोगी। अंजलि जोर से खिलखिलाकर हंसी। उसने राघव के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, जाओ जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तुम जैसे निकम्मे सड़क छाप दुकानदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी औकात मत भूलना। राघव बिना कुछ बोले वहां से पलट गया। उसने उसी वक्त अपने मन में एक खौफनाक और अटूट प्रण ले लिया था। वो घर गया, अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और बोला, बाबूजी, अम्मा, ये शहर हमारे आत्मसम्मान को खा चुका है। हमें ये जगह छोड़नी होगी। राघव ने अपनी दवा की दुकान औने पौने दामों में बेच दी और अपने बूढ़े माता पिता को लेकर हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर एक दूसरे अनजान शहर की तरफ निकल गया।
जहां उसे अपनी जिंदगी की नई इबारत लिखनी थी। एक नए शहर की अनजान सड़कों पर राघव अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। बाजार का वो हंसता खेलता परिवार अब पाई पाई को मोहताज था। राघव ने अपने मन के भीतर प्रतिशोध और आत्मसम्मान की जो आग जलाई थी, उसे बुझने नहीं दिया। लेकिन हकीकत बड़ी बेरहम थी। घर का खर्च चलाने और माता पिता की दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। राघव ने बिना किसी शर्म के एक बड़े शॉपिंग मॉल में सेल्समैन की पार्ट टाइम नौकरी कर ली। दिन भर वो मॉल में आने वाले ग्राहकों को कपड़े दिखाता, उनकी बातें सुनता और रात को जब दुनिया सो जाती तो वह टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में प्रांतीय सिविल सेवा पीसीज की किताबों में डूब जाता। उसकी आंखें थककर बंद होने लगती। लेकिन जैसे ही उसे चौराहे पर बम्पर से बंधे अपने जिस्म और अंजलि की वो घमंडी हंसी याद आती, उसकी नींद उड़ जाती। एक दोपहर मॉल में काफी भीड़ थी। राघव काउंटर पर कपड़े व्यवस्थित कर रहा था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी और तीखी आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अंजलि खड़ी थी और उसके साथ वही रसूखदार आदमी था जो एक बड़े नेता का बेटा था। दोनों हाथ में महंगे ब्रांड्स के बैग लिए शॉपिंग कर रहे थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अंजलि के सामने आकर दोबारा अपनी बची कुची इज्जत नीलाम नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और एक बड़े पिलर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंजलि की नजर उस पर पड़ गई। अरे राघव, तुम यहां? अंजलि ने जोर से कहा, जिससे मॉल के बाकी स्टाफ और ग्राहकों का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। अंजलि राघव के पास आई और उसके गले में टंगे सेल्समैन के आईडी कार्ड को अपनी उंगली से उठाकर हंसते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी नई औकात। बाजार का दुकानदार अब मॉल में लोगों के कपड़े समेट रहा है। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते तुमसे पल्ला झाड़ लिया, वरना आज मुझे भी तुम्हारे साथ इस मॉल में झाड़ू पोछा करना पड़ता। उसके साथ खड़े नेता के बेटे ने हंसते हुए ताली बजाई। सही कहा अंजलि, इस निकम्मे की यही जगह है। राघव के साथी कर्मचारी ये सब देख रहे थे। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन वह चुप रहा। उसने बस अपनी नजरें नीची रखी और मन ही मन कहा, हंस लो अंजलि, आज तुम्हारा दिन है। इस बेइज्जती ने राघव को तोड़ना तो दूर, बल्कि फौलाद बना दिया। उसने अपनी पढ़ाई की रफ्तार दोगुनी कर दी, लेकिन कामयाबी इतनी आसान नहीं थी। राघव पहले प्रयास में फेल हुआ, दूसरे में भी असफल रहा। तीसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन कुछ नंबरों से रह गया। जब भी रिजल्ट आता और नाम नहीं होता, राघव कमरे के कोने में बैठकर रोता। मां उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। चौथे प्रयास में राघव ने अपनी जान झोंक दी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे 5 साल से इंतजार था। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो मेरिट लिस्ट में ऊपर ही राघव का नाम चमक रहा था। वो न केवल पास हुआ था, बल्कि उसने पूरे प्रदेश में टॉप रैंक हासिल की थी और उसे डीएसपी, पुलिस उपाधीक्षक का पद मिला था। राघव ने यह बात अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं बताई। वह चुपचाप अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए पुलिस अकेडमी चला गया। महीनों की कड़ी और कड़क ट्रेनिंग के बाद राघव एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान के रूप में निखरा। अब उसकी चाल में एक अलग रुतबा था और चेहरे पर खाकी का गौरव। उधर अंजलि उसी पुराने जिले के एक मुख्य थाने में तैनात थी। वह अपने घमंड और उस नेता के बेटे के रसूख के दम पर पूरे इलाके में अपनी मनमर्जी चलाती थी। एक सुबह अंजलि अपने केबिन में चाय पीते हुए टेबल पर रखे दैनिक अखबार को पलट रही थी। अचानक अखबार के फ्रंट पेज पर उसकी नजर ठिठक गई। वहां जिले के नए आने वाले पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की तस्वीर छपी थी। तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नवनियुक्त डीएसपी राघव सिंह संभालेंगे जिले की कमान।
अंजलि के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़ों के साथ उसकी दुनिया बिखर गई। अखबार में मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसी राघव का था जिसे उसने 5 साल पहले इसी शहर के चौराहे पर गाड़ी के बम्पर से बांधकर बेइज्जत किया था। अंजलि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, उसके पैर कांपने लगे। अभी वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी थाने के वायरलेस पर एक कड़क संदेश गूंजा। सभी थाना प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि नए क्षेत्राधिकारी डीएसपी महोदय कुछ ही देर में जिले के मुख्य कार्यालय में कार्यभार संभालेंगे। सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। किस्मत ने ऐसा खौफनाक पासा पलटा था कि राघव की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई थी जहां अंजलि तैनात थी। कानून के प्रोटोकॉल के मुताबिक अब अंजलि उस राघव की जूनियर असिस्टेंट बन चुकी थी जिसे उसने कभी पैरों की धूल समझा था। जिला पुलिस मुख्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। सभी थानों के दारोगा और इंस्पेक्टर कतार में खड़े नए साहब का इंतजार कर रहे थे। अंजलि भी उसी कतार में खड़ी थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुला और हॉल में कड़क वर्दी पहने, गजब के रुतबे और सधे हुए कदमों के साथ डीएसपी राघव सिंह ने कदम रखा। राघव का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे गहरे समंदर का पानी। उसने अपनी कैप टेबल पर रखी और सभी पुलिस कर्मियों को सैल्यूट का जवाब दिया। कतार का मुआयना करते हुए जैसे ही राघव के कदम अंजलि के सामने आकर रुके, हॉल में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने कांपते हाथों से राघव को सैल्यूट किया। जय हिंद सर। राघव ने अंजलि की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई पुराना दर्द या शिकायत नहीं थी, बल्कि कानून की वो ताकत थी जिसे अंजलि कभी अपनी बपौती समझती थी। राघव ने बिना किसी निजी रंजिश के बेहद पेशेवर अंदाज में कहा, सब इंस्पेक्टर अंजलि, आज से आप सीधे मेरे अंडर काम करेंगी। इस जिले की क्राइम रिपोर्ट हर शाम मुझे आपके हाथों से चाहिए। अंजलि के पास जी सर कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राघव ने कानून के दायरे में रहकर अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि उसने अंजलि को अपनी मुख्य असिस्टेंट बना दिया। अब अंजलि को हर उस फाइल के लिए राघव के केबिन के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था, जिस राघव को उसने कभी अपने घर के बाहर खड़ा रखा था। वो रोज राघव को सरसर कहकर बुलाती और हर बार ये शब्द उसके घमंड पर एक गहरे जख्म की तरह लगता। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अंजलि जिस नेता के बेटे के प्यार और रसूख के नशे में चूर थी, वो दरअसल जिले में चल रहे एक बहुत बड़े अवैध उगाही और जमीन कब्जे के रैकेट का मास्टरमाइंड था। अंजलि अपनी पोस्टिंग के दम पर उसे हर केस में पुलिसिया कवर देती थी और फाइलों को दबा देती थी। राघव इस जिले में सिर्फ अपनी नौकरी करने नहीं आया था, उसने आते ही इस पूरे नेक्सस की खुफिया जांच शुरू करवा दी थी। एक रात राघव को पुख्ता जानकारी मिली कि उस नेता का बेटा शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी अवैध डील करने वाला है। राघव ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया और भारी पुलिस बल के साथ वहां छापा मार दिया। नेता का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसे पकड़कर थाने लाया गया तो नेता के फोन घनघनाने लगे, लेकिन सामने कोई मामूली दारोगा नहीं, बल्कि खुद डीएसपी राघव सिंह खड़े थे, जिन पर किसी राजनीतिक दबाव का कोई असर नहीं था। तभी राघव ने अंजलि को अपने केबिन में बुलवाया। अंजलि जैसे ही अंदर आई, राघव ने उसके सामने कुछ दस्तावेज और कॉल रिकॉर्ड्स फेंक दिए। सब इंस्पेक्टर अंजलि, इन कागजात को गौर से देखिए। इनमें आपके और इस मुल्जिम के बीच के सारे वित्तीय लेन देन और सरकारी फाइलों को दबाने के पुख्ता सबूत हैं। आपने एक वर्दीधारी होकर कानून के साथ गद्दारी की है। राघव की कड़क आवाज ने अंजलि की रूह कंपा दी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अंजलि के घमंड का किला ढह चुका था। वो रोने लगी। कानून में माफी की कोई जगह नहीं होती। अंजलि, आपके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में आपको तुरंत प्रभाव से नौकरी से सस्पेंड, निलंबित किया जाता है। राघव ने ठंडे लहजे में अपना फैसला सुनाया।
नेता के बेटे के साथ साथ अंजलि की नौकरी भी चली गई और उस पर कानूनी केस दर्ज हो गया। जिस रसूख के पीछे भागकर उसने अपना घर उजाड़ा था, उसी रसूख ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। केस की अगली सुनवाई और जांच के सिलसिले में अंजलि को उसी मुख्य चौरस्ते से गुजरना पड़ा, जहां 5 साल पहले उसने राघव को बम्पर से बांधा था। इत्तेफाक देखिए, आज ठीक उसी जगह पर राघव की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से नए नवेले स्टार्स और कड़क वर्दी में राघव उतरा। बाजार में वही सागर मेडिकल स्टोर था, वही राजू मोबाइल सेंटर था और वही भीड़ थी जो आज फिर रुक गई थी। अंजलि इस वक्त बिल्कुल अकेली, बिखरी हुई और कानूनी शिकंजे में फंसी एक आम मुल्जिम की तरह खड़ी थी। राघव को देखते ही अंजलि के भीतर का सारा घमंड आंसुओं के रूप में बह निकला। वो भागती हुई आई और पूरे बाजार के सामने, ठीक उसी जगह जहां उसने राघव के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाई थी, राघव के पैरों में गिर पड़ी। राघव, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हवस और घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे इस नर्क से निकाल लो राघव। मेरी नौकरी वापस दिला दो। मैं तुम्हारे पैर छूती हूं। अंजलि सरेआम चौराहे पर फूट फूट कर रो रही थी। राघव 2 कदम पीछे हटा। उसने अंजलि को अपने हाथों से नहीं उठाया, बल्कि कानून की मर्यादा रखते हुए एक महिला सिपाही को इशारा किया कि वो अंजलि को संभाले। राघव ने अंजलि की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अंजलि, हर इंसान का वक्त आता है। जब तुम्हारा वक्त था तो तुमने एक बेगुनाह के प्यार और उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। आज जब मेरा वक्त है तो मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा। यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब है जो कानून के हाथों पूरा हो रहा है। कभी किसी इंसान को उसकी लाचारी में इतना कमजोर मत समझना कि जब वो उठे तो तुम्हारी पूरी कायनात छोटी पड़ जाए। राघव ने अपनी कैप संभाली, गाड़ी में बैठा और उसकी जीप आगे बढ़ गई। अंजलि उसी चौरस्ते की धूल में बैठी रोती रही और बाजार के लोग आज फिर देख रहे थे, लेकिन इस बार वो एक बेगुनाह की बेइज्जती नहीं, बल्कि कर्मा का सबसे बड़ा इंसाफ देख रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार व समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियां लगातार लेकर आते रहें। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर कमेंट और हर समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।